नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से, जिसमें हम द्विवेदी युग को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग के सभी महत्वपूर्ण लेखक जिनको शुक्ल जी ने बताए थे, उन सबको पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग में जो समालोचना की जो स्थिति थी, जो समालोचना का किस प्रकार से विकास हो रहा था और किस नज़रिए से समालोचना को हिंदी साहित्य में स्थान दिया जा रहा था या देखा जा रहा था, और साथ साथ रामचंद्र शुक्ल जी की स्वयं की जो दृष्टि थी समालोचना को लेकर के। आज इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कथन और संदर्भ वाले प्रश्नों में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि समालोचना का क्या अर्थ होता है, और इस प्रकार से सत्य और असत्य कथन के माध्यम से प्रश्नों को दिया जाता है। तो आज इन सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को। तो चलिए हम आज देखेंगे समालोचना को। शुक्ल जी लिखते हैं कि समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जाता रहा है। यानी कि जो समालोचना है, समालोचना कहने से ही क्या समझते हैं कि गुण और दोष का विवेचन, यानी कि कोई लेखक या रचनाकार जब कोई रचना करता है तो समालोचना में या तो कुछ उसके गुण देखे जाते हैं, कुछ उसके दोष देखे जाते हैं। मतलब गुण दोष के इर्द गिर्द ही समालोचना को रखकर देखा जाता है। बात की जाए कि संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह रहा कि जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था, उन्हें रस के लिए, अलंकार के लिए आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धृत करता था। जैसे कि आप जब बिहारी को पढ़ेंगे तो बिहारी के बहुत सारे दोहे, बहुत सारे अलंकारों के उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत साहित्य जो था, उसमें भी जो आचार्य इस प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखते थे और उत्कृष्ट कोटि की वे समझते थे उसको, तो उससे वे रस, छंद, अलंकार आदि के लिए उदाहरणों के रूप में उसको उद्धृत किया करते थे। और जिन्हें पुष्ट समझता था, उन्हें दोषों के उदाहरणों के लिए लिख देता था। यानी कि दोषों के उदाहरणों के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता था, और गुणों के, यानी कि रस के जो अवयव हैं, जो काव्य के अवयव हैं, उनके उदाहरण के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी, वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष निकालता था और बुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। इस प्रकार एक परिपाटी चलती थी। दोष का किसी ने किसी चीज़ को अच्छा लिखा, यानी कि गुण उसके बारे में बताया, गुण का उन्होंने वर्णन किया, तो किसी ने उसी गुण में कुछ दोष निकाल दिए थे। इस प्रकार एक परिपाटी चलने लगी थी समालोचना के गुण और दोष के इर्द गिर्द। इसके अतिरिक्त एक तो देखिए ये ढांचा आपने देखा, गुण और दोष का ढांचा। दूसरा जो था कि इसका उद्देश्य, यानी कि समालोचना का जो दूसरा उद्देश्य था, इस गुण दोष के अतिरिक्त वो उद्देश्य था, उद्देश्य समालोचना का होता था, जो अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन। यानी कि यहाँ पे कवि की केवल रचनाओं का गुण दोष नहीं देखा जाता था, बल्कि कवियों का अलग अलग, जो कवियों की विशेषता थी, कवियों के जो भाव थे, जो उनकी कल्पना की दृष्टि थी, मतलब पूरी तरीके से जो शोध, एक तरह से देख सकते, शोध जो दृष्टि होती थी कवियों के ऊपर होती थी, उनके ऊपर लोग आलोचना करते थे, उनकी दृष्टि के ऊपर, उनकी रचनाओं, जो उनकी रचना की जो कला दृष्टि थी, जो उनकी काव्य करने की दृष्टि होती थी, उस पे बात करते थे। तो एक तो गुण दोष के आधार पर समालोचना की गई, और एक कवियों की दिग्दर्शन के आधार पर, कवियों के अलग अलग विशेषताओं के आधार पर समालोचना को देखा गया था। शुक्ल जी यहाँ कहते हैं कि किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार कर लेने की चाल हमारे यहाँ नहीं थी। ये यूरोप में खूब चलती थी, भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो परिपाटी चली आ रही थी, उसमें गुण दोष के लिए एक अलग से पुस्तक तैयार कर देना, ऐसे हमारे यहाँ चाल नहीं थी। यूरोप में इसकी चाल खूब चली। वहाँ समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। मतलब कि ये बिल्कुल काव्य सिद्धांत से, एक निरूपण से स्वतंत्र एक क्या हो गया था, विषय ही हो गया था। यानी गुण दोष की चर्चा जिसमें की जाए, ऐसी पुस्तक एक अलग ही उसकी एक परिपाटी चल रही
थी। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। अब देखिए यहीं से प्रश्न भी बनते हैं कि क्या है कि केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या फिर पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती है, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता है, स्थायी साहित्य में स्थान पाती है। यानी कि स्थायी साहित्य में स्थान कौन पाती है? तो शुक्ल जी के अनुसार स्थायी जो साहित्य है उसमें स्थान पाती है कि ऐसी विशेषताएं जो कि कवियों की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराए, उनकी विचारधारा में डूबकर उनकी मानसिक वृत्तियों का, अंतर्वृत्तियों का छानबीन करे, शोध करे, तो ऐसी पुस्तक जो होती है उसमें गुण और दोष तो देखिए स्वयं ही उसमें आ जाएंगे, और साथ साथ कवि की जो दृष्टि है, कवि की जो सोच है, जो उनकी जो विचारधारा होगी वो भी उसमें स्थान पा जाएगी, और वही जो है साहित्य में, स्थायी साहित्य में स्थान पाती है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं। शुक्ल जी बता रहे हैं कि समालोचना के जो मार्ग होते हैं, प्रधान मार्ग की चर्चा करें तो दो होते हैं। क्या? एक तो होता है निर्णयात्मक, जिसको हम जुडिशियल मेथड्स कहते हैं, और दूसरा है व्याख्यात्मक, जिसको हम इंडक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो निर्णयात्मक आलोचना होती है, तो निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके, यानी गुण दोष निरूपण कर लिया गया, उसके बाद उसका मूल्य निर्धारण करती है। ठीक है, तो मूल्य निर्धारित करती है कौन? निर्णयात्मक आलोचना। उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा होती है, कहीं पर निंदा। वहीं व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों की एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल्य निर्धारण करने नहीं जाती, यानी कि सबसे बड़ी विशेषता और अंतर कह सकते हैं कि निर्णयात्मक आलोचना जो है वो मूल्य निर्धारित करती है, जबकि व्याख्यात्मक जो आलोचना होती है तो इसमें मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता है। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु तक ही परिमित होती है, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भावों की व्यच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर होती है, पूरी तरीके से विषय वस्तु पर, कवि की या लेखक की सोच पर, उसकी भावनाओं पर। परंतु इस व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। तो ये जो व्याख्यात्मक समालोचना है, इसमें इन सभी परिस्थितियों का, इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि सामाजिक परिस्थितियों का, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति, सबका प्रभाव व्याख्यात्मक समालोचना में पड़ता है। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा यानी कि हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। वाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना यानी कि साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। यानी कि किस सोच के आधार पर, यानी किन भावनाओं या विचारों के आधार पर लेखक ने इस प्रकार की रचना की है, ठीक है, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। वहीं लेखों के रूप में सूत्रपात जो होता है इसका, यानी कि साहित्य में, हिंदी साहित्य में समालोचना का, वो केवल पहल गुण दोष के रूप में ही होता है, लेकिन लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ था समालोचना का। यानी कि अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है कि सूत्रपात कब से होता है, तो बाबू हरिश्चंद्र जी के समय में, यानी कि भारतेंदु युग में। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादम्बिनी में शुरू की थी। किसके रूप में? विस्तृत समालोचना के रूप में, ठीक है, पुस्तकों की विस्तृत समालोचना शुरू की थी उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने। किसमें? अपनी आनंद कादम्बिनी पत्रिका में शुरू की थी। लाला श्री निवास दास के संयोगिता स्वैर नाटक की भी बड़ी विशद और कड़ी आलोचना हुई थी, ठीक है। तो संयोगिता स्वयंवर जो नाटक था उस पर भी आलोचना हुई थी। वहीं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना, ये भी पुस्तक है, ठीक है, जो कि पहली पुस्तक, ठीक है, आलोचना की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना। तो इस प्रकार से शुरू होता है, इसका सूत्रपात होता है समालोचना का भारतेंदु युग से, और क्रमशः यह द्विवेदी युग में धीरे धीरे बढ़ता है।
इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों की लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचयात्मक समीक्षाएं भी निकाली थी। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देवचरित चर्चा और नैषध चरित चर्चा मुख्य है। ठीक है, तो विक्रमांक देवचरित चर्चा और नैषध चरित चर्चा ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि द्विवेदी जी ने निकाली थी। ठीक है, और किस पे? संस्कृत कवियों को की लेकर के दूसरे ढंग की पुस्तक थी, सभी समीक्षात्मक पुस्तकें थी, समीक्षाएं थी विक्रमांक देवचरित में और नैषध चरित चर्चा में। वहीं देखिए द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक जो थी वो थी कालिदास की निरंकुशता, जिसमें भाषा और व्याकरण के वे व्यक्तिक्रम इकट्ठे किए गए हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते थे। तो इस प्रकार कालिदास की निरंकुशता द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक है। ठीक है, पहली विक्रमांक देवचरित चर्चा, दूसरी है नैषध चरित चर्चा और तीसरी है कालिदास की निरंकुशता। ये तीनों किसकी पुस्तक है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। शुक्ल जी लिखते हैं कि कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह यानी कि मिश्र बंधु विरोध की बहुत सारे कवियों का इसमें संग्रह किया गया था। इतिवृत्त संग्रह है ये। तैयार करने से पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचना ग्रंथ निकाला था। हिंदी नवरत्न बहुत बार परीक्षाओं में पुस्तक पूछी गई है, किसकी है? तो मिश्र बंधुओं की। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक एक जो कि एक क्या थी? समालोचनात्मक ग्रंथ थी। ठीक है, जिसमें सबसे बढ़कर जो बात थी वो नई बात ये थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों ने बोला कि देव बड़े कवि हैं, कुछ लोगों ने बोला बिहारी बड़े कवि हैं। तो देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं, इस पर पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि तू मैं ऐसा चल गया। मतलब कि कोई कहता है कि देव बड़े कवि है, कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी बड़े कवि है। इस प्रकार से जो कह सकते हैं कवियों का एक रस्साकसी चलने लगी थी। इस पे आगे चल करके काफ़ी विवाद हुआ था। ठीक है, तो देव और बिहारी पर यह विवाद खड़ा हुआ था कि कौन बड़े हैं। अब ये जो झगड़ा उत्पन्न हुआ कि देव बड़े हैं कि बिहारी, ये शुरू हुआ पद्मश्री शर्मा की पुस्तक से, क्योंकि पद्मश्री शर्मा ने बिहारी की जो रचना थी बिहारी सतसई, उसको बहुत उसके कुछ गुणों को और पिछले जो संस्कृत की रचनाएं थी उसके साथ इनका तारतम्य दिखाया और एक परिपाटी को इन्होंने दिखाया कि चलती आ रही। इस प्रकार बिहारी पर इन्होंने काफ़ी समालोचना की, जिसके बाद में हुआ ऐसा कि बिहारी और देव को लेकर के एक बड़ा झगड़ा सामने आ गया। तो शर्मा जी की पुस्तक से दो बातें हुई, एक तो देव बड़े की बिहारी या भद्दा झगड़ा सामने आया और दूसरा ये हुआ कि तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेहतर पड़ गए। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक जो आई वो आई पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र BA LLB की। ठीक है, यानी कि कृष्ण बिहारी मिश्र की जो पुस्तक थी उसमें देव और बिहारी, ये जो पुस्तक थी देव और बिहारी किसकी थी? कृष्ण बिहारी मिश्र की। वहीं लिखते हैं कि देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली। ठीक है, ये दोनों पुस्तकें पूछी जाती है और कई बार पूछी भी गई है, तो ध्यान रखिएगा। देव और बिहारी जो पुस्तक है वो कृष्ण बिहारी, वहीं बिहारी और देव जो पुस्तक है वो है लाला भगवान दीन की। तो बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली जिसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी जी की बातों पर भी पूरा विचार किया था। बस आगे ये हुआ कि शुक्ल जी लिखते कि अच्छा हुआ कि इस प्रकार के जो भद्दे झगड़े थे इससे लोग ज़्यादा आकर्षित नहीं हुए, लेकिन ये भद्दा साहित्य में समालोचना के क्षेत्र में खड़ा हुआ था कि देव बड़े हैं कि बिहारी। तो इस प्रकार आपने देखा संपूर्ण समालोचना साहित्य को पढ़ा, समालोचना क्या है और क्या इसके उद्देश्य हैं, इन सभी तथ्यों पर अच्छी तरह से आपने अपनी समझ को विकसित किया और समझ से अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा समझकर, क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार के कथन और संदर्भ वाले में घुमा फिरा के प्रश्नों को दिया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको समालोचना या कह सकते हैं कि शुक्ल जी का जो आलोचना जो था द्विवेदी युग के अंतर्गत वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर से पूछ लीजिएगा। मिलती हूँ इसी प्रकार की अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।